हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी डोज। आज हम करेंगे एग्रीगेट्स ऑफ द सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी डोज। आज हम बात करेंगे एग्रीगेट्स के सरफेस टेक्सचर की और एग्रीगेट्स की ग्रेडिंग की। सरफेस टेक्सचर सबसे पहले देख लेते हैं। जो ये एग्रीगेट होता है ये दो तरह का हो सकता है। अगर एकदम एग्रीगेट एकदम स्मूथ हो, एक तो ये पॉसिबिलिटी है एकदम स्मूथ होने की, और दूसरा एग्रीगेट होगी कि वो एकदम ऐसे स्मूथ ना हो के ऐसे रफ हो, जगह जगह में ऐसे उसके रफ हो। ऐसे ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये जो स्मूथ वाला एग्रीगेट है, इसको इसके कंपैरिजन में जो ये रफ वाला एग्रीगेट है, इसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा एरिया आ रही है, तो इसकी सरफेस एरिया जो होगी वो ज्यादा होगी। जो ये स्मूथ वाला एग्रीगेट है उसकी सरफेस एरिया कम होगी। तो क्या होगा कि ये जो स्मूथ एग्रीगेट है, स्मूथ और ये रफ, तो स्मूथ जो एग्रीगेट होगा उसमें एरिया टू बी लुब्रिकेटेड, जो सीमेंट पेस्ट के द्वारा हमें एग्रीगेट्स को लुब्रिकेट करना होता है, सीमेंट पेस्ट में एग्रीगेट को मिलाना होता है कंक्रीट बनाने के लिए। तो जो एरिया टू बी लुब्रिकेटेड है, एरिया टू बी लुब्रिकेटेड स्मूथ के केस में कम होगा। ठीक है, तो एरिया टू बी लुब्रिकेटेड कम होने से क्या होता है, जितना कम होगा तो उसका वर्केबिलिटी ज्यादा होगा और स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम होगा, कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ उसका कम होगा। तो ये 3 पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे स्मूथ एग्रीगेट्स के केस में। और रफ एग्रीगेट्स के केस में क्या होगा, क्योंकि ये रफ है, जैसे एंगुलर एग्रीगेट्स था, एंगुलर एग्रीगेट्स में पॉइंटेड एंड्स होने की वजह से क्या होता था, इंटरलॉकिंग ज्यादा होता था। तो यहां पे भी रफ होने के केस में इसमें इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा। इंटरलॉकिंग बेटर होने की वजह से स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इंटरलॉकिंग विल बी हाई। इंटरलॉकिंग हाई होने की वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ विल बी मोर। जो ये स्ट्रेंथ है, इसमें हम किस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी मोर। तो ये था सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट, हाउ इट गवर्न्स द कंक्रीट स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी। अब हम देखते हैं कि ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स से क्या डिफरेंस पड़ता है कंक्रीट में। तो ग्रेडिंग जो होता है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट से स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डायरेक्टली अफेक्ट होता है। तो ये जो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट है, वो आगे हम देखेंगे वेल ग्रेडेड एग्रीगेट क्या होता है। जो ये वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होगा उससे क्या होगा, उससे एक स्ट्रॉन्ग एंड वर्केबल कंक्रीट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एंड वर्केबल मिक्स, स्ट्रॉन्ग एंड वर्केबल कंक्रीट मिक्स मिलेगा। तो इसलिए हम एग्रीगेट की ग्रेडिंग करेंगे। तो ग्रेडिंग से जो ग्रेडेशन होगा, ग्रेडेशन से दो चीजें हमें मिलेगी। एक होगी, दो मतलब कोफिशिएंट्स मिलेंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कंक्रीट, ये एग्रीगेट कितना वेल ग्रेडेड है या कितना पुअरली ग्रेडेड है। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, CU, एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, CC। ये दो चीजें हमें मिलेगी, दो कोफिशिएंट्स मिलेगी। और हम ग्रेडेशन करते टाइम हम एक साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करेंगे, साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करेंगे। ये करने के बाद हमें एक और प्रॉपर्टी मिलेगी जिसको हम बोलेंगे फाइननेस मॉडुलस, FM। तो ये 3 चीजें हम ग्रेडेशन में निकालते हैं। जो ये फाइननेस मॉडुलस है, ये फाइननेस मॉडुलस इंडिकेट्स फाइननेस और
सॉरी नॉट फाइनेस, फाइननेस और कोर्सनेस। जो ये फाइननेस मॉडुलस है, फाइननेस मॉडुलस जितना ज्यादा एग्रीगेट उतना ही कोर्स, कोर्सनेस उतना ज्यादा, तो एग्रीगेट उतना ही कोर्स। जितना फाइननेस ज्यादा होगा उतना ही एग्रीगेट कोर्स होगा। फाइन सैंड के केस में और मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड में फाइननेस मॉडुलस कैसे वेरी करता है ये हम देखते हैं। फाइन सैंड के केस में जो फाइननेस मॉडुलस है वो होगा 2.2 टू 2.6, मीडियम सैंड में होगा 2.6 टू 2.9 एंड कोर्स सैंड में 2.9 टू 3.2। अब ये फाइननेस मॉडुलस होता क्या है? फाइननेस मॉडुलस इज द एग्रीगेट ऑफ cumulative percentage of particles retained over sieves ranging from 80 mm to 150 mm 150 micron divided by a constant 100। फाइननेस मॉडुलस क्या होता है? द एग्रीगेट ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स रिटेन्ड ओवर सीव्स रेंजिंग फ्रॉम 80 mm टू 150 mm 150 माइक्रोन डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट जनरली हम लोग क्या लेते हैं? जनरली एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं? 100 लेते हैं। तो ये फाइननेस मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं? पहले हम सीविंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सीव्स लेंगे 80 mm 40 mm 20 mm 10 mm 4.75 mm 2.36 mm 1.18 mm 600 माइक्रोन 300 माइक्रोन 150 माइक्रोन। तो ये जो सीव साइज हम लोग लेंगे अलग अलग, हम सीव साइज लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि हम सीविंग करेंगे। सीविंग करने के बाद देखेंगे कि कौन किस सीव में कितना वेट रिटेन्ड है। वेट रिटेन्ड निकालेंगे। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज वेट रिटेन्ड। इसमें हम निकालेंगे कि वेट कितना 80 mm सीव में जो वेट रिटेन हुआ वो यहां पे लिखेंगे। फिर टोटल वेट का कितना परसेंटेज वेट 80 mm में रिटेन हुआ वो यहां पे निकालेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे एक और टर्म, क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। तो इसमें क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 ग्राम एग्रीगेट्स को सीव किया, ठीक है। 1000 ग्राम एग्रीगेट्स को सीव करने के बाद 10 ग्राम यहां पे रिटेन हो गया, 10 ग्राम 40 mm में रिटेन हो गया। ये सब एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। 20 ग्राम 20 mm में रिटेन हो गया फॉर एग्जाम्पल। और 1000 ग्राम लिया है ना, तो हम इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा। 100 ग्राम 80 mm में रिटेन हो गया, 100 ग्राम 40 mm में रिटेन हो गया और 200 ग्राम 20 mm में रिटेन हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसका परसेंटेज निकालेंगे। मतलब 100 अगर रिटेन हुआ है, 100 आउट ऑफ 1000 मतलब 10% रिटेन हुआ है, 10% रिटेन। देन फिर से 10% रिटेन हुआ है, फिर से 20% रिटेन हुआ है। तो ये हम लोग ये पूरा टेबल फिल कर देंगे, ऐसे पूरा टेबल फिल कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जो ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटर्न है ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये 10% तो ये 10 ही रहेगा। क्यूमुलेटिव मीन्स सम, जो टोटल एग्रीगेट, ओके, द सम। तो पहले तो 10% हो गया। सेकेंड केस में क्या होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे। क्या होता है? 10 + 10 20% होता है।
फिर थर्ड केस में क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे, 20 + 20 40% हो जाता है। तो ऐसे करके हम लोग क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट निकालेंगे। क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट निकालने के बाद फाइनेस मॉडुलस कैसे आएगा, ये टेबल पूरा फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद हम लोग फाइनेस मॉडुलस निकालेंगे, एफ एम इज इक्वल टू, जो ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंड है ये सबको हम ऐड करेंगे, 10 + 20 + 40 प्लस डॉट डॉट डॉट, सारे हम ऐड करके एक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, जैसे 100। तो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे कुछ भी आ सकता है वैल्यू, फॉर एग्जांपल 6.23 आया वैल्यू, जस्ट फॉर एग्जांपल 6.23 आया। तो 6.23 अगर आया, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स 6th सीव। तो हमारा फाइनेस मॉडुलस लाई करेगा, कोर्सनेस जो बता रहा है, ये एग्रीगेट का कोर्सनेस जो बता रहा है, ये नीचे से हम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फाइनेस मॉडुलस हमारा 6.23 अगर आया, दैट मीन्स ये 4.75 mm वाले को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज एन इक्विवेलेंट कोर्सनेस ऑफ द टोटल एग्रीगेट्स। मतलब ये टोटल जितना एग्रीगेट्स था उसका फाइनेस मॉडुलस 6.23 आया। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये 6th सीव जो है, 4.75 mm जो सीव है, उतना कोर्सनेस इस टोटल एग्रीगेट का है। इसी से हम ये पता लगा सकते हैं कि फाइनेस मॉडुलस क्या होगा। फॉर एग्जांपल सैंड के केस में आएगा, फाइन सैंड के केस में आएगा 2.2 to 2.6, मीडियम सैंड के केस में 2.6 to 2.9, कोर्स सैंड के केस में 2.9 to 3.2। तो ऐसे हम लोग फाइनेस मॉडुलस निकाल सकते हैं। ग्रेडेशन जितना ज्यादा होगा, एक और चीज इंपॉर्टेंट, ग्रेडेशन वेल ग्रेडेड अगर जितना होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी ज्यादा होगी एंड वर्केबिलिटी भी ज्यादा होगी। ओके, तो चलिए अभी हम देखेंगे सीयू और सीसी क्या होता है। अभी हम देखते हैं वेल ग्रेडेड, पोअरली ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड में क्या डिफरेंस है। अगर एग्रीगेट्स ऐसे हुए कि उसमें ऑलमोस्ट हर साइज के पार्टिकल्स हो, जैसे ये साइज यहां से कम हो रहा है, होते होते एकदम छोटे पार्टिकल्स भी है इस एग्रीगेट में, एकदम बड़े पार्टिकल्स भी है इस एग्रीगेट में। तो इस एग्रीगेट को हम बोलेंगे, इस मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट को हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड। ये वेल ग्रेडेड बेस्ट एग्रीगेट माना जाता है क्योंकि इससे स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दोनों हाई होती है। और पोअरली ग्रेडेड क्या होंगे कि एक ही साइज के सारे पार्टिकल्स, एग्रीगेट्स के सारे पार्टिकल्स एक ही साइज के, तो ये हो गया पोअरली ग्रेडेड। और गैप ग्रेडेड क्या होगा, गैप ग्रेडेड क्या होगा, इसमें बड़े पार्टिकल्स भी है और छोटे पार्टिकल्स भी है, लेकिन इसमें कुछ पार्टिकल्स है ही नहीं, कुछ साइज के पार्टिकल्स है ही नहीं जिसमें गैप बन जाता है, तो इसको हम गैप ग्रेडेड बोलते हैं। तो ये हम निकालते कैसे हैं, ये हम निकालते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। जो हमने सीव एनालिसिस किया था, वो सीव एनालिसिस को एक कर्व में अगर हमने प्लॉट कर दिया, ऐसे करके हम अगर वो परसेंटेज क्यूमुलेटिव जो हमने निकाला था उसको एक तरफ प्लॉट किया और एक तरफ हमने साइज प्लॉट किया, जैसे D10, D60, ऐसे हमने अगर कर्व प्लॉट किया D30, D60, तो जो एक कर्व मिलेगी, वो कर्व से हम क्या कर सकते हैं, वो कर्व से हम दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये D10 और D30 और D60 क्या है, मैं बोलता हूं। D10 इज द इफेक्टिव साइज। ये सॉइल मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वहां पे एलन हेजन का डिफाइंड थ्योरी है, वो सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। कासाग्रांडे और एलन हेजन की थ्योरी से ये निकलता है कि ये जो D10 है, ये इफेक्टिव साइज सच दैट 10% particles finer than this size। ठीक है, उसी तरह से D30 क्या हो जाएगा फिर, 30% particles
फाइनर देन दिस साइज। मतलब D10 इफेक्टिव साइज ऐसा, उस पार्टिकल का इफेक्टिव साइज D10 बोला जाएगा जिससे छोटे बाकी 10% पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर D10 30 mm हुआ, अगर 30 mm को हम लोग D10 बोलते हैं, तो 20 mm 10 mm के जो पार्टिकल्स है उनका टोटल वेट 10% होगा, टोटल क्यूमुलेटिव परसेंटेज 10 होगा। ठीक है, तो D30 भी ऐसे निकल जाएगा और D60 भी हम लोग निकाल लेंगे। D60 इज 60% पार्टिकल्स फाइनर देन दिस। ठीक है, 60% पार्टिकल्स फाइनर देन दिस साइज। तो इसमें इस कर्व में जब हम प्लॉट करेंगे, अगर कर्व ऐसा आया या अगर कर्व ऐसा आया या अगर कर्व ऐसा आया या अगर कर्व ऐसा आया, तो ये चारों कर्व्स की हम बता सकते हैं कि ये कैसे है। फॉर एग्जाम्पल जो ये पहला कर्व है उसमें एक ही साइज के बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, मतलब सारे पार्टिकल्स ऑलमोस्ट एक ही साइज रेंज में है। ये तो ये वाला साइज के लिए है, ये वाला जो है ये साइज के लिए है। तो यहाँ पे कहीं पे D60 आएगा, यहाँ पे कहीं पे D30 आएगा, यहाँ पे कहीं पे D10 आएगा। तो ये जो साइज है इसमें एक ही साइज के सारे पार्टिकल्स है, क्योंकि कर्व ग्राफ के एक ही पोजीशन में रह गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोअरली ग्रेडेड। और ये जो है ये है क्योंकि इसमें देखिए बहुत मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स है, ये और एक्सटेंड होगा, ऐसे होगा। तो इसमें D30 का भी पार्टिकल्स है, 60 का भी पार्टिकल्स है, सारे साइज का पार्टिकल्स है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड। यही हमको चाहिए कंक्रीट में। इसमें हम क्या बोलेंगे, गैप ग्रेडेड। सडन जंप आ रहा है, इसमें कुछ पार्टिकल्स है ही नहीं, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स एक ही टाइप के पार्टिकल्स नहीं है, तो गैप ग्रेडेड। और ये हो गया फाइन ग्रेन्ड, क्योंकि ये फाइनर साइड में कर्व है। तो हम ये कर्व प्लॉट करने के बाद हम क्या निकालेंगे, D30, D60 और D10 हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम CU और CC निकालेंगे। CU क्या है, CU क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो ये CU इक्वल टू हो जाएगा D60 बाई D10 और CC मतलब कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। CC हो जाएगा D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 D10। तो ये दोनों हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये ग्रेडेशन हमारा कंप्लीट हो गया। D60 D10 हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस से निकाल लेंगे, ग्राफ प्लॉट करके निकाल लेंगे, और CU और CC हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ग्रेडेशन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल CU अगर ग्रेटर देन 6 हुआ तो हम लोग बोलेंगे वेल ग्रेडेड सैंड। ये बाकी सारे वैल्यूज का भी अलग अलग मीनिंग्स है, जो कि सॉइल मैकेनिक्स में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये हमारा एग्रीगेट का ग्रेडेशन कंप्लीट हो गया।